हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट के नाम से भी बुलाते हैं या सोडा एक्सट्रैक्ट कहते हैं। अब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते क्या, पर्पस क्या, वाई? तो पर्पस मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो आप ऑर्गेनिक देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस किसकी कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आप सभी को पता होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे आर कोवलेंट इन नेचर, याद रखिएगा, कोवलेंट इन नेचर। अब कोवलेंट कंपाउंड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो जल्दी आयोनाइज नहीं होता। तो अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो रिस्पेक्टिव आयंस नहीं देगा। और जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट हम आयंस का करते हैं, तो उसके लिए हमारा आयन सॉल्यूशन में होना चाहिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से आपके कंपाउंड में हैं। अब आप बोलोगे सर एलिमेंट्स का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। बेटा हाइड्रोकार्बन, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन तो उसके पास होगा ही होगा, ये हमें पता है। लेकिन उसके अलावा कोई और एलिमेंट तो नहीं है। इसी चीज का पता हम लगाते हैं यहाँ पे, और उसके लिए हम लेजिंग एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। पर्पस क्या होता है, इस कोवलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। तरीका बहुत ही सिंपल सा है, क्या करते हैं हम, ये एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं, और उस इग्निशन ट्यूब में हम लोग सोडियम मेटल लेते हैं। बेटा ये इग्निशन ट्यूब है और यहाँ पे आपने लिया Na मेटल, यानी सोडियम का मेटल ले लिया आपने। और उस सोडियम मेटल के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपका जिसका सोडियम एक्सट्रैक्ट आपको बनाना है। और आपको इसको इनॉर्मल सी हीट करना है, इतना हीट करना है कि ये रेड हॉट हो जाए। और उसके बाद ये ऐसा एक चाइना डिश होता है, इसमें वाटर होता है, और ये है आपका वायर गॉज। उस वायर गॉज को हम कवर कर लेते हैं, वायर गॉज से वाटर को कवर करते हैं। अब आप लोग सर कवर क्यों किया, क्योंकि इस ग्लास रॉड को हम इस पानी में इमर्स्ड करते हैं। तो आप लोग क्लियरली जानते होगे, अगर एक कोई भी रेड हॉट ट्यूब है, उसको सीधा पानी में डालोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा बेटा, टूट जाएगा। और क्योंकि वो टूट जाएगा तो हो सकता है टूट के वो बाहर भी निकल सकता है, आपकी आंखों में लग सकता है। इस वजह से हम वायर गॉसेस को कवर कर देते हैं, और ऐसा 2-3 बार करते हैं अलग अलग ट्यूब के साथ। फिर इसको क्रश करके इसका फिल्ट्रेट निकालते हैं, और फिल्ट्रेट जो बनता है हमारा, उस फिल्ट्रेट को ही हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इतना जो इनॉर्मली आपने सोडियम मेटल के साथ डाल के हीट किया, तो उसका पर्पस था उसको कोवलेंट से आयनिक में कन्वर्ट करने। लेकिन ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सबके लिए काम नहीं करते हैं। जो ऑलरेडी आयनिक को उसको लिए हम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम कहते हैं भाई कार्बन कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, और कार्बन उस हेटेरो एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ये एम्स 2015 के अंदर एक बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन आया था कि भाई इन चारों में से किसके अंदर ये लेजिंग एक्सट्रैक्ट फेल हो जाता है। ये हम नहीं उसको लेजिंग टेस्ट नहीं कर पाते हैं जो हम आगे करने वाले टेस्ट। तो इस केस में किसमें आप लेजिंग टेस्ट फेल हो जाता है। आप देखिए क्या कर रहे हो आप, मैंने यहाँ पे बता दिया। हमारा सोडियम था, हमारा कार्बन था, हमारा नाइट्रोजन था, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पे NaCN बना। अच्छा ये, अब ये हमने बनाया। मुझे बताओ मेरे बच्चों, आपको आंसर शायद दिख रहा होगा। एक ऐसा कंपाउंड आप देखो जिसमें आपको कार्बन नहीं दिखेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे बच्चे, सो इजी क्वेश्चन। बी। बिल्कुल सही कहा आरिफ ने, बी ऑप्शन बिल्कुल। तो ये बिल्कुल है बेटा, इसमें हमारा बी नहीं है। बी में क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है बेटा। तो यहाँ पे हमारा लेजिंग एक्सट्रैक्ट फेल हो जाता है बेटा, ठीक है। अब दूसरी बात है, अब इसमें हमारा टेस्ट होता है हर एक एलिमेंट का। तो कैसे करते हैं हम लोग टेस्ट, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, कैसे हम उसको डिटेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खास करके नाइट्रोजन वाला जो टेस्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। मैं आप लोगों को अगर कॉपी करना होगा तो मैं टाइम दे दूंगा। रिद्धि, मालविका बेटा, ये समझ में आया कि उसको हमने क्यों टिक किया। यस यस सर। इसमें कार्बन नहीं था बेटा, इसलिए हमने मान लिया। सेकेंड है, अब यस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन है। तो अब देखो, मैंने सोडियम लिया, मेरे कंपाउंड में ऑलरेडी कार्बन था और नाइट्रोजन, और हमने इसको हीट किया।
तो ये बना दिया NaCN, यानी ये हम कहते हैं Le, लेजिंग एक्सट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद उसमें हमने क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा कंपाउंड कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या क्या हम उसमें डालते हैं। इसमें इस लेजिंग एक्सट्रैक्ट के अंदर हम डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस इसके अंदर NaOH डालते हैं और करते हैं हम बॉयल। ठीक है, उसके बाद बॉयल करने के बाद अलाउ इट टू कूल। ठीक है, उसके बाद एड FeCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखता है ब्लू और ग्रीन कलरेशन दिखता है मेरे बच्चे। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर ब्लू कलर कैसे है, ब्लू और ग्रीन कलरेशन होता है। नॉर्मली वो ब्लू कलरेशन ही सारा प्रोमिनेंट होता है, ब्लू को ही मानते हैं मेनली। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्या है, तो इसका रिएक्शन इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी, रिएक्शन का पता होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने FeSO4 लिया है, प्लस हमने इसके अंदर NaOH डाला है 2 मोल्स, तो इसने बना दिया FeOH का होल ट्वाइस, प्लस हमने इसके अंदर Na2SO4 डाला। ठीक है, फिर हमने इसमें हमारा लेजिंग एक्सट्रैक्ट था जो NaCN था आपका, मतलब आपने लेजिंग एक्सट्रैक्ट उसमें डाला हुआ है, आपको पता है इसमें फ्रेशली प्रिपेयर डालते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, Na4 FeCN का होल 6। ठीक है, Na4, और उसके बाद जब इसके अंदर आप FeHCl3 और HCl ऐड करते हैं तो वो बनाता है Fe4 FeCN का होल 6, और उस ब्रैकेट के बाहर आ जाता है 3। इसका है प्रूशियन ब्लू। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी था, अगर आपको याद होगा। इसका स्ट्रक्चर और इसका नाम मैं बता देता हूं, इसका नाम है आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, ये इसका नाम है। या तो सीधा सीधा आप स्ट्रक्चर पूछ लेंगे। अब इसका वैसे अगर देखोगे तो ये फेरिक है, ये फेरो है। आपको पता है फेरिक और फेरो में फर्क पता होगा ना। फेरिक मतलब +3 को फेरिक बोलते हैं और फेरस बोलते हैं +2 वाले को। तो ये हमारा कंपाउंड है। समझ में आया बेटा कॉम्प्लेक्स, जो प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, क्लियर हो गया बेटा। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, इसके एग्जाम्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक पे, ये बहुत है। समझ में आ गया बेटा। पहले मैंने लेजिंग एक्सट्रैक्ट बनाया और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। मेरे बच्चे ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए लिखते हैं बिकॉज Fe2+ जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ में, इसलिए हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. अच्छा, अब आपको देखो क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है इसके मेन। पहला, नाइट्रोजन डिटेक्शन in an organic compound the appearance of blue colored compound is due to, अभी आपने देख लिया ब्लू कलर किसकी वजह से होता है। 4 ऑप्शन है, फेरिक फेरी साइनाइड, बी फेरस फेरी साइनाइड, कॉमन नेम पूछा जा रहा है बेटा, सी
फेरिक फेरोसाइनाइड, डी फेरस फेरोसाइनाइड। अब बताओ कौन बता रहा है मुझे इससे? फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और उसमें उसके बाद फिर हमें आंसर बताना है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये तो आपको पता ही होगा कि जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला होता है FeCN का होल 6 और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 3 है। तो हम इसको इस तरीके से भी देखते हैं मेरे बच्चे, ये हो जाता है Fe3 प्लस और FeCN का होल 6 रेज टू द पावर 4 माइनस। आप में से किसी बच्चे ने मेरे से पूछा नहीं कि सर कैसे ये नाम आया। देखो क्या होता है, हम इसको स्वैप कर देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसके ऊपर चार्ज डाल देते हैं और इस चार्ज को हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, इस पे 3 प्लस यहाँ पे आ गया तो इसको हमने नाम दे दिया फेरिक। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन सेट +2 है तो इसको हम नाम देते हैं फेरो। और सीएन को तो साइनाइड कहते हैं, तो फेरिक फेरोसाइनाइड ऑप्शन दिख रहा है आपको, थर्ड वन। Yes. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चों? यस सर। तो ये स्वैप कब करना पड़ता है? क्या 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 बेटा? ये स्वैप जो आपने करा है ये कब करना पड़ता है? देखो ये सॉल्ट है ना बेटा, ये AXBY है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम बाहर वाले का नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन, वो तब आपको बाहर वाले का नाम, जैसे मैं एग्जांपल की तरह बताता हूँ, यह K4FeCN का होल 6। अच्छा अब ये देखो, पोटेशियम की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पोटेशियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +1, इसलिए देखो बाहर वाले का नंबर कंसिडर नहीं हुआ था तो मैंने लिख दिया पोटेशियम। और हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं की क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन में वेरिएबिलिटी नहीं है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही होती है, तो मेंशन करने की वजह से कोई जरूरत नहीं है। 6 था तो हमने हेक्सा लिखा और फिर हमने लिखना है हेक्सासाइनाइडो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड का नाम ओ से एंड होता है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखा हुआ फेरेट। अब यहाँ पे जो ये कंपाउंड है इसकी ऑक्सीडेशन आयरन की +2 भी होती है +3 भी होती है, तो यहाँ पे हमें वो चीज मेंशन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? तो क्या करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको ब्रेक करके चेक किया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कितनी है। तो याद होगा जब ऐसे सॉल्ट को ब्रेक करते हैं, मैंने जब इक्विलिब्रियम करा था तब भी मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था XaY+ बेटा और YbX-, कुछ याद आया? इसका चार्ज यहाँ पे आया था, इसका चार्ज यहाँ पे आया, तो ध्यान से देखो, ये आ गया चार्ज, X यस A के सर। ऊपर Y+ आ गया और B के ऊपर X- आ गया बेटा, वही किया हुआ है। आगे बात समझ में, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब देखो इसी का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें इसमें देखो नीट में आया था ये वाला क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि भाई नाइट्रोजन जो कंपाउंड बनता है जो प्रूशियन ब्लू कलर होता है, उस प्रूशियन ब्लू कलर का फॉर्मूला क्या है? ये नाइट्रोजन वाला जो टेस्ट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार आपको ये करा रहा हूं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, इज इट फाइन ना? यस सर। Yes. अच्छा अब हम बात करते हैं, हमने एक एलिमेंट को डिटेक्ट कर लिया नाइट्रोजन का, तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं और बाकी दूसरा दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं बेटा इस तरह से। एक एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं वो समझने के लिए कि आप आगे कि नहीं। अच्छा एक मिनट, मैं इसके लिए हैलोजेंस का भी टेस्ट करा देता हूँ, तब मैं कर लेता हूँ। अब देखो बेटा, ये तो मैंने जो पहला टेस्ट कराया वो नाइट्रोजन का तरह कराया, अब सल्फर का टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर का क्या है, हमने सोडियम मेटल लिया है, सल्फर लिया है और उसको हीट किया है, तो उसमें Na2S आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी यहाँ पे मेंशन होगा बेटा, तो हम लेजिंग एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं यहाँ पे।
उसमें हम क्या डालते हैं सल्फर के टेस्ट के लिए? हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। याद रखिएगा, ऑल्सो यूज्ड फॉर कीटोन। कीटोन के टेस्ट के लिए भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज किया जाता है। जब आप डालते हो तो यहां पे डीप वायलेट कलरेशन आता है। एक पहला ये हो गया। सेकेंड टेस्ट ये होता है कि अपने लेजिंग एक्सट्रैक्ट के अंदर लेड एसीटेट ऐड करो। अगर आप लेड एसीटेट डालोगे और उसमें सल्फर है, NaCS मान लो, अगर सल्फर है तो उसमें आपको लेड सल्फेट बन जाएगा बेटा, लेड सल्फाइड। और वो कैसा कलर का होता है बेटा? ब्लैक पीपीटी होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा ये जो होता है PBS ब्लैक बनेगा तो आइडिया लग जाएगा। और डीप ब्लू, अब प्रॉब्लम आती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसकी रिएक्शन कभी कभी पेपर में आती है, इसलिए आपको जरूरी है। तो मैंने ले लिया Na2S, मैं मान रहा हूँ सल्फर है, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला देखना है। आपको याद करने में थोड़ी सी हो सकती है प्रॉब्लम हो, बट इसके इक्वेशन बहुत इजी होते हैं। देखो, 2 सोडियम यहां था, 2 सोडियम यहां था, तो दोनों मिलके बन गए 4 सोडियम, Na4 हो गया। और कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा रिएक्शन है। Cn का होल 5 था तो मैंने 5 लिख दिया, और ये हो गया NOS। तो यहां जो कलरेशन हो गई, ये हो गया आपका डीप वॉयलेट। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड हो गया Na4FeCN का होल 5 NOS। डीप वॉयलेट कलरेशन होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसी को हम कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसी का नाम होता है बेटा। ये इसको कहते हैं, जैसे आप उसमें नहीं करते थे इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस, एग्जैक्टली वैसा ही है ये। आप आयन से डिटेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे सल्फर, बट फर्क क्या है कि वहां जो सॉल्ट था वो सारा इनऑर्गेनिक था, यहाँ जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है, बस फर्क यही है। हेलोजेंस का टेस्ट आपको पता ही होगा, टेस्ट फॉर हेलोजेंस। तो लेजिंग एक्सट्रैक्ट लेना है हम लोगों को, उसमें HNO3 डालना है और सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है। जब आप डालेंगे तो या तो उसके अंदर क्लोराइड बनेगा, AgCl बनेगा, या तो उसके अंदर ब्रोमाइड बनेगा यानी AgBr बनेगा, या उसके अंदर आयोडाइड बनेगा जिसको हम AgI कहते हैं। तो AgCl जो होता है ये आपका व्हाइट पीपीटी होता है, ये जो होता है ये आपका येलो पीपीटी होता है, और ये जो होता है ये आपका पेल येलो होता है। ठीक है, ये जो व्हाइट पीपीटी होता है इसको हम कहते हैं सॉल्युबल इन NH4OH। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? ये पार्शली सॉल्युबल होता है। और ये वाला क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल क्यों है AgCl? क्योंकि वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। AgCl के अंदर अमोनिया डालेंगे आप तो ये बना लेता है AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो मेरे बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आप मुझे बताइएगा। पहले मैं आपको टेस्ट करा लेता हूं पहले। अब आ गया, अगर आपके कंपाउंड के अंदर बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन टुगेदर, एक साथ है, तो कोई टेस्ट है? बिल्कुल टेस्ट है। तो याद रखिएगा Na है, कार्बन तो है ही था, नाइट्रोजन भी है और सल्फर ही है। तो जो आपका ये बना लेजिंग एक्सट्रैक्ट वो उसमें थायोसाइनाइड हो जाएगा। और थायोसाइनाइड का सबसे अच्छा टेस्ट क्या है कि अब इसके अंदर आपने डालना है FeCl3। ठीक है, तो अब वहां पे अगर आप याद होगा, जब नाइट्रोजन था तो आपको ब्लू कलरेशन दिख रहा था,
यहाँ पे जब आप FeCl3 डालेंगे तो आपको ब्लड रेड कलरेशन दिखेगा, अगर दोनों होंगे तो ब्लड रेड कलरेशन से अंदाजा लग जाता है कि उसके अंदर है। और इक्वेशन देखेंगे तो यह FeSCN का होल ब्रैकेट के बाहर Cl2 प्लस NaC, ये मेरा कंपाउंड। ठीक है, इज इट फाइन मेरे बच्चे? यस सर। अब फॉस्फोरस का भी टेस्ट एक देख लीजिए। ठीक है, फॉस्फोरस का क्या टेस्ट होता है? तो फॉस्फोरस का आप लोगों ने करा है। पहले तो फॉस्फोरस को हम ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज क्यों कर रहा है आपने? ठीक है, ऑक्सीडाइज क्यों किया? इसको हीट किया सोडियम पेरोक्साइड के साथ डाल के, बॉईल करते हैं तो ये फॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाता है। और फॉस्फेट का याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा HNO3। और एक बहुत ही फेमस है टेस्ट, याद होगा अगर सॉल्ट एनालिसिस थोड़ी सी याद होगा, अमोनियम मॉलिब्डेट, याद आया कुछ? तो येलो पीपीटी बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैनरी येलो पीपीटी। येलो पीपीटी नहीं बोला, अलग सा नाम था उसका। और इससे अगर कैनरी येलो पीपीटी आता था तो फॉस्फेट हम कह लेते हैं। ये कैनरी येलो पीपीटी होता है क्या है बेटा? तो इसका नाम होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो ये है हमारा Na3PO4 प्लस HNO3। इससे हमारा बन गया वो फॉस्फेट H3PO4। उसमें हमने डाल दिया अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, आप हीट करोगे HNO3 के साथ डाल के, ये येलो पीपीटी बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये भी क्वेश्चन आपके एम्स का है। उन्होंने पूछा, वैसे वेस्ट बंगाल में शायद आया हुआ ये, तो करेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड विच गिव्स, एक मिनट ये बताओ आंसर। सर सेकंड मतलब बी। Yes, sir. सेकंड लग रहा है, फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है? सर क्योंकि आपने बोला था कि ये अलग है इसलिए। फोर्थ में क्या दिक्कत लग रही है? नहीं, चलो बेटा, सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ वाले में। ये क्या क्लोरीन को रिलीज कर देगा आसानी से? खुशी खुशी, इसको रिलीज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्या? चलो इस क्वेश्चन को कॉपी करो और मुझे आंसर बताओ इसका फिर। रोल ऑफ HNO3 यहां पे क्या है? इसका रोल होता है टू डिकम्पोज साइनाइड एंड सल्फाइड इफ प्रेजेंट। क्योंकि क्योंकि अगर आपके कंपाउंड में साइनाइड या सल्फाइड होगा तो जैसे आप AgNO3 डालोगे वो तुरंत ही PPT बना देगा। तो याद रखिएगा, ये भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। एक मैं तो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ था कि सर भाई, इस वाले का लास्ट है डी। क्या मेरे बच्चे क्या बोल रहे हो?
नहीं, ये क्वेश्चन जो आपने अभी हमने करा डी है ना इसका। हाँ, क्यों डी है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही ऑप्शन सोच के बताओ मुझे, डी क्यों है और इसमें क्या खासियत, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये है NH2C डबल बॉन्ड OS, और ये NH2, ये है, दोनों देना चाहिए, और यहाँ पे CH2Cl था, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे रेजोनेंस की प्रॉब्लम है, बस सोच के बताना है इसका आंसर। चलो, मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेजिंग एक्सट्रैक्ट होता है, देखो, इन लेजिंग एक्सट्रैक्ट टेस्ट किसके लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, द सोडियम एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विथ HNO3। याद रखिए, हेलोजेंस का टेस्ट कर रहे हैं और HNO3 के साथ पहले बॉइल कर रहे हैं। दिस इज डन। किस लिए किया जाता है, अभी जस्ट आंसर दिया मैंने आपको। आपने HNO3 क्यों डाला है, किसको रिमूव करने के लिए, अभी देखो ऑप्शन, देखो मैं लिख रहा हूं ऑप्शन, बताना। टू रिमूव सिल्वर हेलाइड्स, कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन, टू डिसॉल्व AG2S, ये भी नहीं। नेक्स्ट, टू डिकम्पोज Na2S and NaCN if present। बताओ कौन सा ऑप्शन है। अभी सी। आपको मैंने बताया था, हेलोजेंस को, जब हेलोजेंस का टेस्ट करते हैं तो हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हम HNO3 डालते हैं AgNO3 के पहले, मैंने रोल बताया है आपको। बताओ मेरे बच्चों, आंसर तो सामने होगा, ये बहुत इजी। सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड को रिमूव करने के लिए। क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो रहेगा, इफ अगर ये रह जाता है तो इट मे फॉर्म, याद रखिएगा, इफ प्रेजेंट it may form PPT with AgNO3, याद रखिएगा। इज इट फाइन मेरे बच्चों, डन। Yes. यस सर। सोडियम नाइट्रोक्साइड का कलर याद रखना, सल्फर का ये चीज। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेटा। मैं एक बार एक सारे कर रहा हूं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या किया, कंबशन किया उसका। कंबशन का मतलब आप जानते ही होंगे, प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो CO2 यहां पे बनता है, CO2 evolved is absorbed by concentrated solution of KOH। ठीक है, एंड इसी में नेक्स्ट होता है, एंड H2O produced is absorbed by anhydrous calcium chloride और मैग्नीशियम क्लोरेट। ठीक है, और कैसे होता है, इससे हमारा क्या होता है, मास का जो इंक्रीज इन मास, अब ऑब्वियसली ये एब्जॉर्ब करेगा तो इंक्रीज इन मास होगा, और इसको फिर हम इस मेथड से, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, याद होगा आपको, परसेंटेज ऑफ कार्बन। उसका फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हो,
12/44 into mass of carbon dioxide formed, जो भी बना है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसकी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। सिमिलरली अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर मेरे बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ये वैसे मैंने जी उसमें कराया भी था जब मैं वो कार्मोल कॉन्सेप्ट करा रहा था, तो बट फिर भी अगर इसमें थोड़ा डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। CO2 का मास अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 12 + 16 इंटू 2 मेरे बच्चे, तो ये हो गया 44 ग्राम। तो आप कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम क्या है, कार्बन है। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर 12/44 ग्राम क्या होगा, कार्बन का। तो x ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कार्बन कितना हो जाएगा, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2। इससे मेरे पास कार्बन का मास आ गया, कार्बन का मास आ गया, मास ऑफ कार्बन आ गया। लेकिन हमें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो उसमें क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज तो आप तभी निकालते हो ना, कैसे निकालते हो, आपका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो यही तो फॉर्मूला हमने लिखा है, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ध्यान से देखो, इज इट फाइन मेरे बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये इस मेथड से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इससे हमने कार्बन का अमाउंट निकाल लिया कि भाई कार्बन कितना है इसके अंदर। ठीक है, और इससे फॉर्मूलाज भी निकलता है, ध्यान से कार्बन हाइड्रोजन आ गया तो आप बाकी सारी चीजें तो वैसे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ये हमारा जेडलास और ड्यूमस मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट मेथड है आपका नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन। इसमें दो मेथड होता है, एक होता है ड्यूमस मेथड। इसमें लिखते हैं एप्लीकेबल फॉर ऑल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब आप बोलोगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, that is एजो, नाइट्रो, एजॉक्सी कंपाउंड ऑल्सो। लेकिन एक और मेथड आता है जिसका नाम है जेडलास मेथड। ये मेथड है, इसकी लिमिटेशन है बेटा, एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड which can be converted to ammonium salt. That is why it fails in following: nitro एजॉक्सी कंपाउंड। याद है, डायजोनियम वगैरह के लिए मत अप्लाई कर देना बेटा इसको, ये फेल हो जाता है बेटा। ये ड्यूमास मेथड तो आप कहीं भी लगा लो, कहीं कहीं हर जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन जेडलास मेथड नहीं करता, हर जगह अप्लाई नहीं होता।
ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं क्या है, इस वाले कंपाउंड में हमने क्या करना होता है, दो फॉर्मूलाज हैं बेटा, इसमें हम अपने कंपाउंड को लेते हैं, ड्यूमास मेथड की बात कर रहे हैं अभी। CXHYNZ एक कंपाउंड है आपका, उसमें आपने लिया, ये कोफिशिएंट है बेटा, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं आप और उसमें डालते हैं XCO2 प्लस Y/2H2O प्लस Z/2N2 प्लस 2X प्लस Y/2 कॉपर है। ठीक है, और जो N2 evolved is collected over KOH, which absorb all the other gases except N2। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब फिर कैसे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं 28 इंटू 22400। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो इसमें यूज करना पड़ेगा आपको। एट STP अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड टेकन। ठीक है, या एक और फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100 तो करना ही करना है यहाँ पे। नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड into volume of acid upon में mass of compound taken। ये दोनों फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला यूज कर लेना जब नॉर्मेलिटी गिवन हो, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेना जब वॉल्यूम गिवन हो, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T1। ज़ेटलास मेथड में क्या करते हैं ये भी देख लीजिए आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप डालते हैं, ऑब्वियसली आप डालोगे तो वो अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको पता है किसी भी अमोनियम सॉल्ट में अगर बेस डालते हो तो वो अमोनिया गैस रिलीज करता है। ठीक है, बाकी जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो अलग बात है, Na2SO4 है प्लस H2O तो है ही है। और ये जो NH3 गैस रिलीज होता है उसकी हम टाइट्रेशन एक तरीके से कर देते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, और उससे हम अमोनियम सल्फेट बनता है। और हम इससे टाइट्रेशन से आपको पता ही है क्या लॉजिक है टाइट्रेशन, तो यू नो इट वेरी वेल, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अभी मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो आपको क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी बेटा। इसका फॉर्मूला होता है 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड, H2SO4 की एसिड को जो यूज किया है आपने, इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू उसका एन फैक्टर आपको पता ही है 2 ही होना है, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन। ये कोई और एसिड गलती से अगर यूज कर लोगे टाइट्रेशन के लिए, जरूरी नहीं H2SO4, अगर कुछ और यूज किया तो उसका एन फैक्टर डिफर कर जाएगा। वैसे नॉर्मली हम H2SO4 यूज करते हैं तो अलग होगा फॉर्मूला। मेरे बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने सभी ने लिख लिया, रिद्धि, मालविका, आरिफ लिख लिया बेटा फॉर्मूला Yes, ये। sir. यस सर। अभी Yes. मैं अब बेटा एक देयर वाज अ टाइम की नीट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था ये, मतलब हर बार ये क्वेश्चन एक आना ही आना था पेपर में बेटा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आपको बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला दिखेगा आपको, देखिए कितना बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। एक ये देखिए क्वेश्चन, ये AIPMT का ही है,
पहले हम एएमयू का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन दिखा दिया था ना, जेड लास्ट मेथड वाला क्वेश्चन, बेटा समझ में आ गया था ना। सिंपल सा है कि 0.75 ग्राम एक सैंपल का न्यूट्रलाइज हुआ 10 ml ऑफ दिस H2SO4 से। तो हमने सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा लिया बेटा कि कितना हमने एसिड यूज किया हुआ है नॉर्मली, और यहां पहले एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसने एब्जॉर्ब किया है। फाइन मेरे बच्चों। यस सर। तो अब ये पॉइंट, तो यहाँ पे सीधा 1.4 इंटू 1 मोलैरिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, मोलैरिटी ऑफ एसिड दिया 1, वॉल्यूम दिया था 10 ml, एन फैक्टर H2SO4 का 2 होता है, मास ऑफ ऑर्गेनिक 0.75 ग्राम है। इस वाले क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है। आप बताइए 80 ml ऑफ 0.5 मोलर न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसमें H2SO4 का एक्चुअली में इसने एब्जॉर्ब तो किया है, लेकिन कितना बचा हुआ है ये हमें बेसिकली निकालना होगा ना, उसी हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। तो जल्दी बताइए क्या है, हम कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, ध्यान से। पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताता है, आपको मैंने न्यूमेरिकल्स कराया था जब मोल कॉन्सेप्ट करा रहा था, तो मैंने कहा था एक देखो होता है, एक होता है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। हमें एसिड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वॉल्यूम एसिड का कितना यूज्ड हुआ है। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा ऐसा होता है क्यों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। यानी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड into volume of acid is equal to normality of base into volume of base, ठीक है। नॉर्मेलिटी एसिड का कितना था, एसिड की नॉर्मेलिटी 0.5 मोलर है, लेकिन इसके वॉल्यूम का कोई आइडिया मुझे नहीं था। नहीं, अब आप बोलोगे सर ये तो मोलैरिटी है, नहीं, इसकी नॉर्मेलिटी होगी एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो ये 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। बेस एन फैक्टर कितना होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ मोलैरिटी है, ये आपको नॉर्मेलिटी, तो आपको पता होगा नॉर्मेलिटी इनटू मोलैरिटी इज एन फैक्टर। याद होगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, आपने ध्यान रखना है, इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो ये हमारा एन फैक्टर, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। ये देखो हम लिखते हैं इसका नॉर्मेलिटी एन फैक्टर का, जो नॉर्मेलिटी बेस का निकालना है, NaOH का निकालना है, तो पता है उसका एन फैक्टर 1 होता है और इसकी मोलैरिटी 0.5 होती है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 80। तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ एसिड यहाँ पे देखेंगे भाई कि इसको कितना हुआ न्यूट्रलाइजेशन पर्पस के लिए। एब्जॉर्ब अपने आप पता चल जाएगा कितना उसने एब्जॉर्ब किया होगा, नहीं किया होगा, आइडिया लग जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड हो जाएगा, क्या होगा, 1 इंटू 0.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चे, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको पता चल गया होगा 40 ml आ रहा है हमारा, ठीक है। यानी इस 50 ml में से 40 ml तो इसको न्यूट्रलाइज करने में यूज हुआ, तो जो अमोनिया ने एब्जॉर्ब किया होगा वो कितना हुआ होगा बेटा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ NH3 के लिए जो चाहिए होगा, देख लो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कंज्यूम्ड, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 used for NH3 is actually 50 minus 40 ml, तो ये हो गया 10 ml। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई बेटा? 50 ml, उन्होंने क्या बोला, 50 ml के अंदर अमोनिया हमने डाल दिया, तो H2SO4 ने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा अमोनिया को, और बाकी जो H2SO4 बचा है उसने इतनों को न्यूट्रलाइज किया, 80 ml ऑफ दिस। तो मुझे इसमें अब ये नहीं पता चल रहा था कि कितना NH3 को एब्जॉर्प्शन में लगा और कितना ये न्यूट्रलाइजेशन में लगा, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को यूज करके ये निकाल लिया कि भाई 80 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 का कितना अमाउंट लगा होगा।
वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, वो 10 ml ही लगा। अब मेरे पास बहुत इजी सा फॉर्मूला था, आपको याद होगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का मेरे पास बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है बेटा, याद होगा। आप बताइए मेरे बच्चे क्या होगा, 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड, ध्यान से सुनिएगा, मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। अब वॉल्यूम ऑफ एसिड भी हमारे पास आ गया, और इनटू क्या होगा, एन फैक्टर होगा मेरे बच्चे, और एन फैक्टर के नीचे क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा मेरे बच्चे, यानी मास ऑफ कंपाउंड टेकन। तो हमने क्या किया, 1.4 इंटू मोलैरिटी की जगह पे हमने लिख दिया कितनी एसिड की मोलैरिटी, 0.5। वॉल्यूम 10 ml यूज हो रहा है, इसका एन फैक्टर 2 है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम है। तो आंसर मेरे ख्याल आपको मिल गया, 0.5 से 0.5 कट गया, 14 इंटू 2, आंसर इज 28%। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। Yes. यस सर। आइए, लग गया बेटा। पहले मैंने फॉर्मूला तो यही लगाना था कि हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके न्यूट्रलाइजेशन वाला अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन और आप कीजिए बेटा, इस न्यूमेरिकल को बेटा, अब बाकी थ्योरी तो कोई दिक्कत नहीं है, इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लीजिए बेटा थोड़ा सा। चलो, अच्छा अब देखो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ड्यूमास मेथड को लेकर है। ड्यूमास मेथड involves the determination of content of nitrogen, वो किस फॉर्म में कंपाउंड होना चाहिए, इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, in the form of gaseous NH3, B, gaseous nitrogen, C, NaCN, D, इसका आंसर है बेटा वो गैसियस नाइट्रोजन के फॉर्म में होना। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अब एक, आप देखो, अब आपको क्योंकि ड्यूमास मेथड कर लिया है मेरे बच्चों, अब दूसरा दो तीन क्वेश्चन कर लो तो क्लैरिटी आ जाएगी। HCl में डाल दिया, तो HCl में उस कुछ HCl ने तो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया अकॉर्डिंग टू जेरला मेथड, एंड द इवॉल्व्ड NH3 वाज एब्जॉर्ब्ड इन दिस। और एक्सेस में जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बता इतना चाहिए होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइज। तो पूछा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है मेरे बच्चे, पुराने वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चलेंगे, मैंने अभी आपको लॉजिक भी बता दिया है, आप जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है, जल्दी बताइए बेटा। पहले आप न्यूट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा बहुत अच्छे। देखो अब क्या होता है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके पास टोटल HCl में से कितना HCl NH3 को यूटिलाइज करने में या एब्जॉर्ब करने में यूज हुआ, तो उसी के हमने लेने होते बेटा। तो हम लिखते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl is equal to normality of NaOH into volume of NaOH. अब normality is molarity of HCl into N factor into volume of HCl is equal to N factor into molarity of NaOH into volume of NaOH.
ठीक है। अब HCl का एन फैक्टर 1 होता है, मोलैरिटी HCl की 0.1 दी हुई है, वॉल्यूम तो मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना था, और टोटल वॉल्यूम मेरे पास 20 ml थी। NaOH का एन फैक्टर 1 होता है, इसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ था 15 ml। इस वॉल्यूम ऑफ HCl को हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 1 इंटू 0.1 इंटू 15 अपॉन 0.1, आंसर आ गया 15 ml। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर NH3 टोटल 20 ml था, 20 में से 15 ml तो NaOH को न्यूट्रलाइज करने में ही लग गया, तो इसका मतलब फॉर NH3 के लिए सिर्फ 5 ml की जरूरत पड़ी थी, आपको 5 ml यूज हुआ होगा। फिर आपको फॉर्मूला आपको पता ही है क्या लगाना, परसेंटेज ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl इंटू उसका एन फैक्टर अपॉन कंपाउंड टेकन, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो 1.4 हो गया, HCl की मोलैरिटी इज हाउ मच 0.1, वॉल्यूम कितना हो गया 5 हो गया बेटा, एन फैक्टर उसका 1 होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था 29.5 मिलीग्राम में है। तो ऑब्वियसली मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर कर दीजिएगा तो अच्छी बात है। और आंसर बताइए मुझे जल्दी से, कैलकुलेशन आपके सामने, और कैलकुलेशन तो आप लोग की ज़बरदस्त है, मुझे पता है आप लोग बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो जल्दी मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसको आपको ग्राम्स को, मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जल्दी से बता दीजिए बेटा। इज इट फाइन, यस और नो? कितना है आंसर, जल्दी। ठीक आ गया, बिल्कुल सही ऑप्शन बताया आरिफ ने, 23.7। सबका आ गया ये ऑप्शन? Yes, sir. माँ, माँ का आ गया, माँ रिद्धि माँ का तो आ गया, मालविका माँ? यस सर आ गया। चलिए आगे मूव कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, आप जल्दी बताइए। चलिए ओके, जल्दी से कुछ नहीं करो बेटा। जल्दी बताओ, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, N1M1V1 is equal to N2M2V2. This is for H2SO4 and this is for NaOH। ठीक है, इसका एन फैक्टर 2 है, 0.1 है, और वॉल्यूम 60 है। इसका एन फैक्टर 1 है, वॉल्यूम आपका नहीं, वॉल्यूम 60 नहीं है, वही तो वॉल्यूम निकालना है, सॉरी। एन फैक्टर इसका 1 है, मोलैरिटी इसकी कितनी है 0.1 है, और वॉल्यूम इसका सर 5 है। 10%। तो बिल्कुल सही, ये 10 ml आ गया बेटा वॉल्यूम इसके लिए। तो टोटल हमने कितना लिया था, 60 ml लिया था। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 फॉर अमोनिया अगर निकालेंगे
तो वो हो जाएगा 60 में से 10 माइनस किया, यानी कि 50 ml यूज हो रहा है उसको करने में। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इंटू 2 एन फैक्टर 2 है अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जाएगा 1.4 इंटू मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 50 ml, और इंटू 2 अपॉन 1.4 कट गया 100 और 0.1 आ गया, 100 इंटू 0.1 आपको पता ही है कितना आना है, 10% आ रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर दो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये बेटा आप देख लो, मैं सारे क्वेश्चन एम्स के करवा रहा हूँ, पीएमटी का है, कुछ जेई के भी क्वेश्चंस है, बट ये ध्यान रखना कि इसमें जेडलास मेथड सबसे प्रोमिनेंट मेथड होता है। अगला मेथड आप देख लो, नेक्स्ट मेथड है, वो कहते हैं, वो होता है एलिमेंट में कौन सा है, हेलोजेंस की बात करते हैं। हेलोजेंस के लिए जो मेथड यूज होता है वो कैरियस मेथड कहते हैं, बड़ा फेमस मेथड है कैरियस मेथड। सर दूसरे मेथड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जो? देखो बेटा, कैरियस मेथड में क्या होता है, आप अपने कंपाउंड के अंदर HNO3 डाला और फिर AgNO3 डाला, तो सिल्वर आयोडाइड हैलाइड का पीपीटी बना लेता है। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ हेलोजेंस निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ हेलोजेंस का फॉर्मूला होगा उसका, आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ दैट हेलोजेंस, एटॉमिक मास ऑफ X अपॉन मास ऑफ AgX, जो भी होता है इसका मास नहीं, इसको कहते हैं मोलर मास ऑफ AgX, इंटू कहते हैं मास ऑफ AgX जो बना है फॉर्म्ड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता है परसेंटेज। ठीक है, अब ये देखो, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस में है, आपको मैंने बताया था, इसमें क्या करते हैं, कैरियस मेथड में वही करते हैं, BSO4 ले लेते हैं बेटा। क्या करते हैं इसमें देखो, आपने सल्फर लिया, उसमें आपने HNO3 डाला कि अगर सल्फर किसी फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाए, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद आपने BaCl2 डाला, तो आपको BaSO4 का पीपीटी मिल जाता है बेटा। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालोगे, ध्यान से रखना है, 32 अपॉन 2.33 इंटू मास ऑफ BaSO4 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड टेकन, ये हमारा होता है। फॉस्फोरस बेसिकली क्या होता है, फॉस्फोरस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कैसे निकालते हैं, होगा 62 अपॉन 222 इंटू क्या कहते हैं, मास ऑफ Mg2P2O7 है मेरे बच्चे, अपॉन में आ गया मास ऑफ कंपाउंड टेकन। इंटू 100 करते थे बेटा, ये हो गया, ये भी है। अच्छा, ऑक्सीजन का जो मेथड नाम है वो आयोडीन मेथड है, और I2 को हम लोग बेसिकली हमारा इस तरीके से हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं प्रॉपरली। दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो जो हमारा पुराना मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड से, वैसे निकाल लो। तो फॉर ऑक्सीजन ये बहुत कम यूज होता है, बट हाँ फॉर्मूला है तो पता ही कर लो आप। क्या होता है, आपने कंपाउंड लिया है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको पता ही है 32 अपॉन 88
O2 है ना, इंटू मास ऑफ, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो ले लेना, ऑक्सीजन CO2 मोल्स अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना बेटा। ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, छोड़ दो ये ऑक्सीजन का क्या है, ठीक है। अब मैं आपको ये देखो, ये क्वेश्चन, अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमारे इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आए हुए हैं। देखिए आपका क्वेश्चन जेड लास्ट पे भी, जेई भी कितना ध्यान देता है वो देख लीजिएगा। जेई का क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहले बोला कि जो ये मेथड है जेड लास्ट मेथड, ये कहाँ यूज नहीं होता, कांट बी यूज्ड। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि किस किस कंपाउंड में फेल होता है, अभी आपको लिखवा भी दिया है मैंने, ठीक है। अब पहला ऑप्शन मैंने लिखा है बेटा अमाइड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका एनिलीन, तीसरा ऑप्शन है CH3CH2NH2, CN रिडक्शन से कितना करना है। डी है आपका नाइट्रो कंपाउंड। बताइए कहाँ पे फेल हो जाता है, मैंने आपको लिखवाया हुआ, पढ़ के देखो आप कहाँ, अगर याद होगा तो मैंने क्लियरली बताया, आप ध्यान से देखो कि कहाँ मैंने फेल हो जाता है, कहाँ पे। नाइट्रो, कौन सा? नाइट्रो डी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाइट्रो में फेल हो जाता है, एजो में फेल हो जाता है, डायजोनियम में फेल हो जाता है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा वो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में देखो ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक ना अगर यूज करना है तो दो तरीके से ऑर्गेनिक, देखो एक ही क्वेश्चन के जरिए वो ऑर्गेनिक टेक्निक्स भी पूछ लेते हैं एंट्रेंस वाले, और दोनों है। देखो इसमें उन्होंने पूछा कि जो ये मेथड है ऑफ नाइट्रोजन फेल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, रिएक्शन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। पहला, ये प्रोडक्ट उन्होंने बना के नहीं दिया था, बस ये उन्होंने बता दिया भाई आपको बताना है कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा कहाँ पे ये फेल हो जाएगा। कंपाउंड की बात नहीं हो रही है, उनके प्रोडक्ट की बात हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आप देखो ये 12th में आपने सारे रिएक्शन मेंशन किए होंगे। ये SnHCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट करते क्या है, इस नाइट्रो ग्रुप को तुरंत ही NH2 में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे भी उसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा CH3NH2। अब समझिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अमोनिया दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें भी अमोनिया मिल गया, इसमें भी अमोनिया मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिएक्शन का नाम अगर आपको याद हो तो इसका नाम था हमारा स्टीफेंस रिएक्शन। 12th में एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा आपने कि ये जो स्टेनस क्लोराइड है ये CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दीबाजी करते हैं
तो वो कहते हैं अरे सर इसमें तो एल्डिहाइड बनेगा, और ये तो टेस्ट नाइट्रोजन का है भाई, इसका आंसर यही होगा। लेकिन मेरे बच्चे, हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि वो तो एल्डिहाइड जो है वो मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ यहाँ पे अमोनिया भी बनता है, और उस अमोनिया में आप H2SO4 डालेंगे तो अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बस, यानी ये भी रिएक्शन को देगा। लेकिन जब हम इसमें करते तो याद होगा इसका नाम था डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन आपको याद होगा, तो जब हम एरोमेटिक अमीन्स यानी एनिलीन में जब ये काम करते हैं तो वहां पे डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, यानी बेंजीन पे बन जाता है N2+ और X-, याद होगा आपको। और ये जो है एजो कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे वो फेल हो जाता है, तो ऑप्शन इज डी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर लेकिन सी में नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसके बाद तो हमने एक और चीज मतलब H2SO4 ऐड करा ना। नहीं नहीं, H2SO4 तो सभी में ऐड करते हैं ना, ऐड कहाँ करना है ये अच्छा। मैं ये अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि जेडलास मेथड में H2SO4 ऐड करते हैं, और उसका पर्पस होता है अपने कंपाउंड को अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना। तो जिसमें अमोनिया लिबरेट हो गया, जिसमें अमोनिया होगा वही तो कन्वर्ट हो पाएगा मेरे बच्चे, जिनके पास होगा ही नहीं कन्वर्जन ही पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ तो अमोनिया बन रहा है ना, तो यहाँ पे तो बात बनी गई हमारी। लेकिन लास्ट में तो आपको क्लियरली लिखवाया था ना कि ये डायजोनियम हैलाइड है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता ना ड्यूमास मेथड, ए सॉरी जेडलास बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। क्लियर है बच्चों? बाकी भी रिप्लाई कर दो। Yes, यस sir. सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कैरियस मेथड का, क्वेश्चन है आपने अभी जस्ट किया भी है, देखो मेंस का क्वेश्चन था बेटा। इन कैरियस मेथड क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? मैंने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकाल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसके हिसाब से मैंने देख लिया कि भाई परसेंटेज हमारे पास 46.51% आ रही है, और यहाँ पे हमने निकाल दिया परसेंट ऑफ ब्रोमीन कैसे, मास आपका अपॉन टोटल मास इनटू 100, यानी अप्रोक्सीमेटली 46.51% आ गई, वो निकाल लिया बेटा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes. सर। अब मैंने बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये एक कुछ क्वेश्चन में वैसे ही क्वेश्चन बहुत देखने पे भी आपको लग रहा होगा बहुत अजीब सा है, बट बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपको परसेंटेज निकालना है, जिसके साथ मैच कर गया वही ऑप्शन है बेटा। मैंने ऑर्गेनिक टेक्निक्स आपको करा दिया, एक सिर्फ पेज भेजूंगा मैं आपको, वो पेज कुछ है मतलब एग्जाम्पल्स है कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के जो आप यूज कर सकते हो, बाकी मैंने ऑर्गेनिक टेक्निक्स के क्वेश्चन भी करा दिया और बता भी दिया। क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। यस सर। तो कल फिर अपनी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, उसी में देख लेते हैं क्या करना है।